Look at the next question from CAT 22. We are given that in an exam there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer, and 1 mark was awarded for the unattempted question. Rayan scored a total of 97 marks in the exam. If the number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions, then the maximum number of correct answers that the Ryan could have given in the examination is. तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और यहाँ पे अपन को क्या गिवन है कि टोटल 75 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वांटिटी टोटल क्वेश्चंस की पता है, दैट इज 75। 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। 1 मार्क वॉज डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग करते हैं तो -1, एंड 1 मार्क वॉज अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड में +1 अवॉर्ड होता है। तो ये मार्किंग स्कीम गिवन है। पेपर में टोटल क्वेश्चंस पता है अपन को 75 है। रायन करके एक स्टूडेंट है जिसने 97 मार्क्स स्कोर किए, तो टोटल स्कोर उसका अपन को पता है। इफ नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नाउ दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, if the number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions, ये पर्टिकुलर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें बोला है कि जो अनअटेम्प्टेड है वो ग्रेटर है इससे, अटेम्प्टेड से। ये अपन को गिवन है कि अनअटेम्प्टेड ग्रेटर है अटेम्प्टेड से। तो अपन को पता है टोटल 75 क्वेश्चंस है। तो लेट्स से कि रायन ने सी करेक्ट करे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने सी करेक्ट करें, कुछ रॉन्ग करें और कुछ अनअटेम्प्टेड किए। तो ये तीनों की अगर अपन क्वांटिटी देखें तो वो 75 क्वेश्चंस ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो 75 है, ठीक है। तो ये रायन ने टोटल 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो ये अपन वो गिवन है, ये अपन मान लेते हैं कि भाई करेक्ट उसने सी करें, रॉन्ग डब्ल्यू करें, क्वांटिटी में अनअटेम्प्टेड यू है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन को क्या पता है कि 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के, तो जब उसने सी अटेम्प्ट करें करेक्ट तो उसके मार्किंग स्कीम 3 इंटू सी होगी, ये क्लियर है। रॉन्ग कितने किए हैं, यहाँ पे जितने भी रॉन्ग किए हैं वो डब्ल्यू है, और उसके मार्क्स कितना है, उसका मार्क्स है -1। तो ये -W कर देंगे अपन, -1 इंटू डब्ल्यू। और अपन को क्या पता है कि अनअटेम्प्ट का +1 मिलता है, तो अनअटेम्प्टेड कितना है, तो ये +1 इंटू यू हो जाएगा। और ये टोटल मार्क्स, ये मार्क्स की इक्वेशन है, तो मार्क्स है 97, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को पता थी प्रॉब्लम में, अपन ने ये इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। ये थी अपनी मार्किंग स्कीम। इस मार्किंग स्कीम से अपन ने ये मार्किंग स्कीम की इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन बन रही है वो बन रही है क्या, कि कितने अटेम्प्ट किए, 75 करेक्ट रॉन्ग अनअटेम्प्ट मिला के टोटल 75, प्लस ये अपनी इक्वेशन है किसकी, मार्क्स को लेके। तो ये दो इक्वेशन समझ में आई जो अपन ने बनाई है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, अनअटेम्प्टेड। देखो सबसे पहले बात करें अगर अपन अनअटेम्प्टेड के, तो वो तो हमें पता है कि अनअटेम्प्टेड कितने हैं, यू। तो यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है, क्वांटिटी की बात हो रही है। ये क्वांटिटी अटेम्प्टेड से ज़्यादा है। अटेम्प्टेड क्या होता है, अटेम्प्ट कौन से होते हैं, या तो सही करे होंगे या गलत किए होंगे, सी और डब्ल्यू, ठीक है। सी और डब्ल्यू क्या होता है, अटेम्प्टेड, सी प्लस डब्ल्यू। तो अपने पास ये इनइक्वालिटी है कि अनअटेम्प्टेड इज ग्रेटर देन करेक्ट एंड रॉन्ग। करेक्ट एंड रॉन्ग आर बेसिकली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो इस पे अपन को ध्यान देना है, इस कंडीशन पे अपन को ध्यान देना है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से अपन को क्या चाहिए ना, कि अपन को चाहिए करेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट। किसका मैक्सिमम चाहिए हमको, ये सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सी की मैक्सिमम। तो अपन को जिसका मैक्सिमम चाहिए वो वेरिएबल तो अपन हटाएंगे नहीं, वो तो मेंटेन रखेंगे प्रॉब्लम में। तो अपन यहाँ पे ये देखें कि अपने पास दो इक्वेशन है, सी प्लस डब्ल्यू प्लस यू 75, और एक ये वैल्यू है अपने पास 3c माइनस डब्ल्यू प्लस यू 97। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन देखें, मेरे पास यहाँ पे W पॉजिटिव में है, यहाँ पे W मेरे पास नेगेटिव में।
और मैं अगर ये इनइक्वालिटी यूज़ करना चाहता हूँ तो W की वैल्यू या तो मैं इस वाली इक्वेशन से रख दूँ या तो मैं इस वाली इक्वेशन से रख दूँ। तो अगर अपन ये सेकंड इक्वेशन से रखते हैं तो यहाँ से W की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से W की वैल्यू क्या बनेगी, W राइट साइड में चला जाएगा, 3C प्लस W माइनस 97 इक्वल टू ये, सॉरी 3C प्लस यू, 3C प्लस यू, 3C प्लस यू माइनस 97, W चला जाएगा राइट पे। ये अपनी बन जाएगी किसकी वैल्यू, ये बन जाएगी अपनी W की। ठीक है, तो W की ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, U ग्रेटर देन C एज इट इज प्लस W की वैल्यू है 3C प्लस यू, 3C प्लस यू और माइनस 97, माइनस 97। ठीक है, इस इनइक्वालिटी से अब अपन को फ़ायदा क्या होगा, इस इनइक्वालिटी से ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये अनअटेम्प्टेड वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन सिर्फ किसकी बच गई, C की, तो C प्लस 3, ये तो हो गया 97, लेफ्ट साइड में ले आओ 97 ग्रेटर देन C प्लस 3C क्या होता है 4C, तो ये अपन को क्या मिल गया 4C इज लेस देन 97। आप ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा, 97 ग्रेटर देन 4C और 4C लेस देन 97। 97 यहाँ लाने में थोड़ी होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना, अगर मैं दोनों तरफ 97 ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 97 रह जाएगा, तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी 97/4, क्या मतलब 97/4, C की वैल्यू किससे कम है 97/4 से, तो 97/4 की वैल्यू क्या होती है 97/4 कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, 24.2 समथिंग आएगी। तो 20 मतलब C शुड बी लेस देन 24.2 समथिंग। तो अपन क्या ले सकते हैं, C मैक्सिमम से मैक्सिमम, C की वैल्यू 24.2 से कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं आपके 24, तो वो हो गया आपका 24 इज द मैक्सिमम आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ ध्यान दो कि एक इक्वेशन बनती है क्वांटिटी की, एक इक्वेशन बनती है मार्किंग स्कीम की, और एक जो अपन कंडीशन यूज़ करते हैं कि अनअटेम्प्टेड इज ग्रेटर देन अटेम्प्टेड, वो अपन ने लिखा। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि अपन को करेक्ट क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, सी वेरिएबल पूरे सॉल्यूशन में मेंटेन रखना है। तो सी वेरिएबल मेंटेन करने के लिए अपन ने क्या करा, डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली इक्वेशन से उठा के बना दी। ठीक है, और उठा के उधर सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल करा, सी की वैल्यू आ गया समझ में। लुक एट द नेक्स्ट वन फ्रॉम कैट 21 slot 3, a shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. The price of small shirt was 50 less than that of a large shirt. He paid a total of 5,000 for the large shirts and a total of 1,800 for the small shirts. Then the price of a large shirt and a small shirt together in rupees is. देखो यहाँ पे अपन को दिया है कि टोटल 64 शर्ट्स खरीदी हैं। ठीक है, दो साइज की शर्ट्स हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। तो ये मैं क्वांटिटी मान लेते हैं अपन, इस स्मॉल शर्ट एस खरीदी है, लार्ज शर्ट एल खरीदी है, टोटल 64 है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी अपन ने मान लिया 64, तो क्वांटिटी का टोटल अपने पास है। दूसरा अपन को दिया है स्मॉल शर्ट और लार्ज शर्ट की प्राइस का कंपैरिजन। तो एक स्मॉल शर्ट है और एक लार्ज शर्ट है। स्मॉल शर्ट के बारे में क्या दिया है, स्मॉल शर्ट 50 लेस देन दी लार्ज शर्ट। लार्ज शर्ट की प्राइस अपन एक्स मान लेते हैं, तो स्मॉल की हो जाएगी एक्स माइनस 50। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया, ये अपन को गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब दिया है टोटल ऑफ 1800 फॉर दी स्मॉल शर्ट्स, पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब एक पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि स्मॉल शर्ट्स के लिए कितनी पेमेंट करी है 1800 रुपीज़, स्मॉल शर्ट्स के लिए 1800 पे किया है, एंड 5000 फॉर लार्ज शर्ट्स, 5000 फॉर लार्ज शर्ट्स, ये इतनी इंफॉर्मेशन दे दी।
प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टूगेदर, ये इक्वेशन गाई की है, ये क्वांटिटी की इक्वेशन है ना। अपन से क्या पूछा है, कॉस्ट का टोटल, कौन सी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, एक लार्ज शर्ट एक स्मॉल शर्ट का टोटल कॉस्ट पूछा है, ठीक है। मतलब एक लार्ज शर्ट अपन ने जो एक्स की मानी है, स्मॉल एक्स माइनस 50, तो ये अपनी कॉस्ट है, ठीक है, ये अपनी कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें तो मतलब मेरे को इसका और इसका टोटल ही चाहिए ना, एक लार्ज शर्ट एक स्मॉल शर्ट का टोटल कॉस्ट चाहिए। अब देखो एक चीज और ध्यान से समझो, देखो जो अपन के पास क्वेश्चन का डेटा हो है, सब कुछ ऐसी चीजें अपने पास जिसको अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जब अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है तो अपन उसी से कर लें, जैसे कल भी एक क्वेश्चन बताया था मैंने, यार ऑप्शंस को भी देखो, आपको जरूरी नहीं है पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करना और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही सोचना, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें कि चलो ठीक है ऑप्शंस यूज करना है, हमसे पूछा क्या है, टुगेदर कॉस्ट पूछी है, दोनों मिला के, मतलब स्मॉल और लार्ज की टोटल कॉस्ट, तो हमारे पास टोटल का ऑप्शन है, तो ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है, एक्स माइनस 50 प्लस एक्स, टोटल कॉस्ट है एक्स माइनस 50 प्लस एक्स। तो अपन ऑप्शन से कोई भी उठा लेते हैं, लेट से अगर आप उठाते हो 150, लेट से मैंने उठाया 150 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, अपन ये फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो दोनों की टोटल कॉस्ट 150, तो 50 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x, 150 प्लस 50 क्या हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, तो ये अपना काम इजी हो गया कि जो अपन की कॉस्ट है, लार्ज शर्ट की कॉस्ट मिल गई मेरे को कितनी 100 रुपये, तो स्मॉल शर्ट की प्राइस कितनी है 50 रुपीज़, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन उल्टा चेक लगाएंगे कि देखो लार्ज शर्ट के लिए पेमेंट कितनी करी है 5000, 5000 रुपये दिए हैं लार्ज शर्ट के लिए, और एक लार्ज शर्ट कितने की है 100 रुपीज़ की, 5000 पेमेंट करी रुपीस और एक शर्ट 100 रुपये की, तो कितनी शर्ट्स आ गई 50 शर्ट्स आ गई, 50 शर्ट्स आ जाएंगी। अब सेकंड अपन ये देखें 1800 पेमेंट करी है, ठीक है, 1800 पेमेंट करी है स्मॉल शर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे स्मॉल शर्ट की प्राइस क्या है 100 रुपीज, लार्ज शर्ट की प्राइस है, तो 100 माइनस 50 रुपीज़ इसकी प्राइस हो गई, तो यहाँ से और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो 36 स्मॉल शर्ट्स हो गई। तो 50 प्लस 36 करते हैं तो कितनी टोटल शर्ट्स हो गई 86, और अपने क्वेश्चन में टोटल शर्ट्स कितनी है, अपन को ये मैच करना है, ठीक है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। हमें टोटल शर्ट्स टोटल क्वांटिटी पर चेक लगा रहे हैं, यहाँ पे उल्टा खेल रहे हैं, इक्वेशन बना ही नहीं रहे हम, तो क्लियर है यहाँ पे अपना ए आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन चेक करने, अब 150 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 200, तो 200 चेक करते हैं, अब 200 का चेक लगाते हैं, यही पूरा अपन को चेक क्या लगाना है ये समझ में आ गया कि चेक अपन को क्या लगाना है, अपन को वो टोटल क्वांटिटी 64 लेके आनी है ना। तो अब मान लेते हैं, अब अपन मान रहे हैं कि टोटल कॉस्ट दोनों की 200 है, डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा कितना 250, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। अब ये चेक कर लेते हैं, ये आपकी क्या हो गई लार्ज शर्ट की प्राइस, ये लार्ज शर्ट की प्राइस, तो स्मॉल शर्ट की क्या होगी इससे 50 कम, तो कितनी होगी 75 रुपीज़, ये आ गया समझ में। अब उठा के क्वांटिटी चेक कर लो, क्वांटिटी भाई कितना पेमेंट किया था लार्ज शर्ट के लिए 5000, 5000 पे करा था लार्ज शर्ट के लिए, एक शर्ट कितने की है 125 की, तो 125 में क्या मल्टीप्लाई करें 500 है 4 है ना 4, और ये बचेगा एक 0, तो 125 इंटू 40 कर दो, तो 40 शर्ट्स होंगी कौन सी लार्ज शर्ट्स हो गई 40, तो 40 अपन ने देख लिया कि 40 परचेज की होंगी लार्ज शर्ट्स। अब नेक्स्ट पेमेंट चेक कर रहे हैं अपन 1800, 1800 को किससे डिवाइड करेंगे अपन 75, एक शर्ट कितने की स्मॉल, स्मॉल शर्ट 75 की है, तो ये कितने से जाएगी
1800 को 75 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 75, यस 24 है ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 15 75, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 है ना, तो ये 5 3 ज़ा 15 और ये 5 7 ज़ा 35 और ये 5 2 ज़ा 10, 72/2, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 24 शर्ट्स, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिया कि 24 शर्ट्स इसकी हो गई। तो 40 + 24 का टोटल क्या है 64, ये मैच भी हो गई क्वांटिटी, तो डेफिनेटली टोटल प्राइस 200 है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? लुक एट द नेक्स्ट वन। फॉर अ 4-digit number, the sum of digit in thousand, hundreds and tens place is 14. Sum of digit in hundreds, tens and unit place is 15. And the tens place digit is 4 more than unit place digit. Then the highest possible 4-digit number satisfying the above condition is. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अपन को 4-digit नंबर की बात हो रही है, तो 4-digit नंबर कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक है। लेट से आपने 4-digit नंबर ले लिया ABCD, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। अब कंडीशन लगाओ, क्या बोल रहा है सम किसका 1000, 100 और टेंस प्लेस। 1000 प्लेस कौन सी है, ये कौन सी है 100, ये कौन सी है टेंस, ये कौन सी है यूनिट। तो 1000, 100 और टेंस प्लेस, और ये वर्ड पे फोकस करो, ये डिजिट्स की बात कर रहा है, डिजिट्स ABCD। अरे डिजिट्स के बारे में पता है ना, कोई भी नंबर है तो जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, है ना, और कुछ नहीं। 2 डिजिट का कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होता, सिंगल डिजिट ही होता है, डिजिट जो भी होता है। तो अब देखो क्या दिया है 1000, 100, टेंस, तो इक्वेशन बन जाएगी 1000, 100, 10, तो A + B + C क्या हो जाएगा, ये 14। ये समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक? 1000, 100 और टेंस प्लेस की डिजिट का सम 14 है। नेक्स्ट क्या दिया है 100 टेंस यूनिट्स, 100 टेंस यूनिट्स B + C + D, ये कितना है, ये है 15। 100 टेंस और यूनिट, एंड टेंस प्लेस इज 4 मोर देन यूनिट प्लेस, CD से 4 ज़्यादा है, एंड वी आर लुकिंग फॉर हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम 4-digit नंबर। अच्छा एक चीज, मैक्सिमम 4-digit नंबर की अगर अपन बात करें, मैक्सिमम 4-digit के नंबर की बात करें, तो अपन क्या चाह रहे हैं कि अपन का ये नंबर बड़ा से बड़ा कब होगा, जब ए जितना बड़ा होगा, ए जितना ज़्यादा होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा डिजिट लेके बैठेगा, तो ए जितनी ज़्यादा डिजिट लेगा उतना बड़ा नंबर होगा। अब आप देखो आपके पास ये 3 लीनियर इक्वेशन है, इन्हीं से ही आपको कुछ ABCD पता करना है मैक्सिमम। तो पहले यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे अपने पास इन दो इक्वेशन में B + C है, और B + C जो है ये कॉमन है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये अपन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो फिर क्या होगा B + C कैंसिल हो जाएंगे, D और A, तो ये हो जाएगा D - A इक्वल टू 15 - 14 दैट इज 1। आ गया समझ में यहाँ तक? तो D - A का डिफरेंस मिल गया अपन को 1। अब अपने पास है इक्वेशन C - D = 4, एक इक्वेशन ये भी है अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान से अगर अपन देखें तो D - A जो ये अपन की इक्वेशन है, D - A = 4, एक तो ये D - A = 1 मिल गई, और एक अपने पास थी C - D = 4, और एक ये D - A = 1। इन दोनों को अगर अपन यूज करें, इन दोनों को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, ये तो अपन को गिवन था, और ये अपन ने इनको माइनस करके निकाला, और ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो -D + D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा C - A = 4 + 1 5, तो C - A हो जाएगी 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो भाई अब ध्यान से देखो, हो गया क्वेश्चन खत्म, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस अब इतना ही करना था और कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब C - A 5 है,
तो आपको मैंने क्या बोला, ए ज़्यादा से ज़्यादा रखना। तो एक बात बताओ, सी माइनस ए अगर 5 है तो आप सी को 9 ले लो, तो ए को क्या लेना पड़ेगा 4। सी 9 से ऊपर जा सकता है क्या, नहीं। तो सी मैक्सिमम 9 जा सकता है, तो उससे ए कितना जा सकता है मैक्सिमम 4। अब मान लो सी को अगर आपने कम करा, सी क्या 9 के बाद क्या ले सकता है 8, तो ए क्या ले लेगा 3, तो 8 माइनस 3 इज 5। पर इससे तो ए कम होता जाएगा ना, मेरे को तो ए ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो मेरी ए की वैल्यू फिक्स हो गई क्या 4। यही केस मेरे लिए काम का था। ए मेरा 4 हो गया और यहाँ से मुझे कम हुआ ए 4, जब सी क्या था 9, तो मेरा सी भी हो गया 9 फाइनल। और जब मेरे ए और सी फाइनल हो गए, सी माइनस ए 5 है, तो यहाँ से तो मैं डी भी निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास ए क्या है 4, तो रख दो यहाँ पे 4। तो डी माइनस 4 इक्वल टू 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5, तो डी की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या बचा बी, तो बी भी निकाल ही लोगे, कुछ बचा तो है नहीं, इतना तो आप कर ही लोगे कि डी जब 5 है तो यहाँ से बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में ए पता है 4, ठीक है, 4 प्लस बी अपन को निकालना है, प्लस सी कितना निकाला अपन ने 9, और इसका सम कितना है 14। इसके आप क्या निकाल लो बी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस 4 13, 14 माइनस 13 1, तो ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। तो बी की वैल्यू आ गई 1, तो मैक्सिमम नंबर जो बन सकता है दैट इज 4195। खत्म हो गया क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 21 स्लॉट 1। A basket of 2 apples, 4 orange and 6 mangoes cost the same as basket of 1 apple, 4 orange and 8 mangoes, or a basket of 8 orange and 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has same cost as the other basket is. तो अपन पहले इस क्वेश्चन का मतलब ये समझते हैं कि एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है जिसमें 2 एप्पल है, 4 ऑरेंज है और 6 मैंगो है। और एक बास्केट है जिसके अंदर एक एप्पल है, 4 ऑरेंज है और 8 मैंगोज है। और एक बास्केट है जिसके अंदर 8 ऑरेंजेस, 8 ऑरेंजेस और 7 मैंगोज है। तो 2 एप्पल, 4 ऑरेंज, 6 मैंगो, एक बास्केट। इट कॉस्ट द सेम एज बास्केट ऑफ 1 एप्पल, 4 ऑरेंज, 8 मैंगोज, और बास्केट ऑफ 8 ऑरेंज एंड सेम 7 मैंगोज। इन सबकी कॉस्ट सेम है, ठीक है, इन सबकी कॉस्ट सेम है। लेट्स से मैंने कॉस्ट ले ली के, इन सबकी कॉस्ट के है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज। सिर्फ मैंगो की बास्केट एक है, ठीक है, एक बास्केट है जिसमें सिर्फ मैंगोज है, मैंगोज ओनली, ठीक है, एक बास्केट है मैंगोज ओनली। उसके अंदर कितने मैंगोज होंगे, उसके अंदर कितने मैंगोज होंगे तब जब इस बास्केट की भी कॉस्ट के ही होगी, इस बास्केट की भी कॉस्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, सेम कॉस्ट की होगी, तो इसके अंदर मैंगोज कितने होंगे। तो यहाँ पे आप अपन इक्वेशन बना लेते हैं। एक एप्पल की कॉस्ट अपन ए मान लेते हैं, एक ऑरेंज की कॉस्ट अपन ओ मान लेते हैं, और एक मैंगो की कॉस्ट अपन एम मान लेते हैं। तो हमको क्या दिया है कि 2 एप्पल तो मतलब 2 ए, 4 ऑरेंज और 6 मैंगो, इसकी जो टोटल कॉस्ट है, प्लस एक एप्पल और 4 ऑरेंज और एक मैंगो, मतलब क्या कि एक एप्पल, 4 ऑरेंज और 8 मैंगोज, इनकी जो कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सब जो कॉस्ट है ये सब आपस में इक्वल हैं, ये सब कॉस्ट आपस में इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 8 ऑरेंज और मैंगोज, तो मतलब 8 ऑरेंज और 7 मैंगोज, इसकी जो कॉस्ट है,
ये सब कॉस्ट आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है? ये के इक्वल है। ठीक है, तो ये अपन ने इक्वेशन बना दी, इसकी कॉस्ट भी के ही है। आपको इसके मैंगोज कितने होंगे इस बास्केट में वो निकालना है। तो एक अपन को एक ऐसी इक्वेशन मिल गई, इन सब तीनों ग्रुप्स का कॉस्ट के है। तो आप देखो इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल, इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल। ठीक है, ऑरेंज बेसिकली अपन ने ओ से डिनोट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से 2 वेरिएबल और यहाँ पे 3 वेरिएबल। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है तो वो हो गई 2a + 4o + 6m दैट इज इक्वल टू के, क्योंकि इसकी कॉस्ट के है। और एक ये है 1a + 4o + 8m, इसकी भी कॉस्ट के है। तो अपन क्या कर रहे हैं ना, ये जो ऑरेंज मैंगो वाली इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब 2 वेरिएबल की बना रहे हैं, तो अपन एप्पल को एलिमिनेट कर देते हैं, एप्पल वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं, ए का वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2a + 8o + 2 8 16m इक्वल टू 2k। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, तो 2a में से 2a जाएगा 0, 8o - 4o तो दैट इज 4o, 16 - 6 दैट इज 10m, 2k - k दैट इज k। तो ये इक्वेशन अपन के पास बन के आ गई ऑरेंज और मैंगो की। और एक ऑरेंज और मैंगो की एक और है अपने पास। ठीक है, वो क्या है? 8o + 7m इक्वल टू k, एक जो अपन को गिवन थी। ठीक है, ये वाली, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन ऑरेंज मैंगो की है तो अपन इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस ही सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो 8o + 7m विल बी इक्वल टू 4o + 10m, 4o + 10m। तो 10m - 7m हो गया 3m, और 8 - 4 हो गया 4o। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई 4o इज इक्वल टू 3m। 4 ऑरेंज की प्राइस 3 मैंगो के बराबर है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक ऑरेंज और मैंगो की कॉस्ट का रेशियो निकालें, m नीचे आ जाएगा तो ये 3/4 बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, तो अपन एक ऑरेंज 3 रुपए का मान लेते हैं, एक मैंगो 4 रुपए का मान लेते हैं। तो O/M का रेशियो निकाल लिया अपन ने 3/4। तो एक ऑरेंज 3 रुपए का, एक मैंगो 4 रुपए का मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब क्या चाहिए अपन को? अब अपन को चाहिए कितने मैंगो हो सकते हैं। तो कितने मैंगो हो सकते हैं, तो पहले तो हमको के की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि बास्केट की कॉस्ट क्या है। बास्केट की कॉस्ट अब अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास ऑरेंज और मैंगो की कॉस्ट है, और वो बास्केट कौन सी है? वो ये वाली। इस बास्केट की तो पूरी कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि के चाहिए, क्योंकि हर जगह के सेम है। तो 8 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज कितने का है? 3 रुपए का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 8 ऑरेंज, एक ऑरेंज 3 रुपए का है, तो 8 × 3 24, और 7 मैंगोज, एक मैंगो 4 रुपीज का है, तो 7 × 4 28। तो 20 20 40, 8 + 4 12, मतलब आपको मिल गई के की वैल्यू। के की वैल्यू मिल चुकी है आपको, बास्केट की कॉस्ट मिल गई, क्या मिल गई? के की वैल्यू 24 + 28, क्योंकि ये भी तो के ही था ना, तो ये हो गया आपका 52। ठीक है, ये हो गया आपका 52। तो ये हो गया आपका 52। तो कॉस्ट आ गई किसकी? बास्केट की कॉस्ट आ गई। अब जब पूरी बास्केट की कॉस्ट पता है, एक मैंगो की कॉस्ट पता है, तो कितने मैंगो होंगे वो तो निकाल ही लोगे आप, है ना। तो आपका आंसर कैसे आएगा भाई? बास्केट की कॉस्ट है कितनी? 52 रुपीज। मैंगो का बास्केट 52 रुपीज का है, एक मैंगो 4 रुपीज का है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 52/4 इज 13। तो ये आपका आंसर आ गया कि इसके अंदर, इस बास्केट के अंदर आपके 13 मैंगोज हैं। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 20 स्लॉट 2। यहाँ पे अपन को गिवन है अरुण बॉट सम पेंसिल्स एंड शार्पनर्स। तो अरुण करके एक कोई है, जो भी है, उसने कुछ शार्पनर्स और कुछ पेंसिल्स खरीदी है।
spending the same amount of money as Arun, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. And the cost of one sharpener is 2 more than the cost of pencil. Then the minimum possible number of pencils bought by Arun and Aditya together is. तो अपन को बताना है मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी बतानी है, कॉस्ट नहीं, मिनिमम पॉसिबल पेंसिल्स अरुण और आदित्य ने टुगेदर कितनी खरीदी होंगी। तो पहले अपन यहाँ पे ये बात करें कि लेट से कि पेंसिल और शार्पनर, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, पेंसिल की कॉस्ट अपन मान लेते हैं एक पेंसिल x रुपीस की, एक शार्पनर y रुपीस का, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास दो लोग हैं, एक अरुण और एक आदित्य, ठीक है, दो लोग हैं, एक अरुण और एक आदित्य। अब यहाँ पे अपन को एक इंफॉर्मेशन जो गिवन है ये है कि अरुण कुछ पेंसिल्स और कुछ शार्पनर लेके आता है, कितनी लेके आता है ये तो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ अरुण ने P पेंसिल्स ली और S शार्पनर्स लिए, ठीक है। लेकिन आदित्य ने क्या करा, आदित्य ने बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर्स, इससे डबल पेंसिल लेके आया, जितनी अरुण ने ली उससे डबल लेके आया और 10 कम शार्पनर्स लेके आया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट, दोनों ने सेम अमाउंट स्पेंड किया। तो इसको थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो ज्यादा सही होगा इक्वेशन बनाने से अच्छा। भाई अरुण ने स्पेंड किया है कुछ अमाउंट, ठीक है, लेट से उसने के रुपीज स्पेंड किए, इसने भी के रुपीज स्पेंड किए। भाई जब दोनों ने अमाउंट सेम स्पेंड किया है, पेंसिल और शार्पनर की प्राइस दोनों के लिए सेम है, एक पेंसिल एक शार्पनर की प्राइस भी सेम है दोनों के लिए, पेमेंट भी दोनों सेम करते हैं, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पे क्यों आया कि जब इसने अपनी पेंसिल डबल करी तो उसको अपनी शार्पनर 10 कम मिले। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पेंसिल जब डबल हुई मतलब P से क्या हो गई 2P, तो मतलब P नंबर ऑफ पेंसिल जो उसने ज्यादा खरीदी है उसके वजह से उसको 10 शार्पनर कम खरीदने पड़े, क्योंकि उसने P पेंसिल ज्यादा ली, जिसके वजह से क्या हो गया, देखो भाई अरुण ने ली थी P पेंसिल एस शार्पनर, आदित्य जाके डबल पेंसिल ले आया, लेकिन कॉस्ट तो उसके पास क्या ही है। तो पेंसिल डबल करने से क्या इफेक्ट पड़ा कि शार्पनर कम खरीदने पड़े, कितने 10। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं क्या कि भाई एक पेंसिल कितने की थी x की, तो P पेंसिल कितने की होगी x इंटू पी की, एक पेंसिल कितने की x की, तो P पेंसिल कितने की होगी XP की। 10 शार्पनर कम खरीदे तो 10 शार्पनर, एक शार्पनर y रुपीस का है तो 10 शार्पनर कितने के होंगे 10 इंटू वाई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसकी पेंसिल डबल हुई तो इसके बाद 10 शार्पनर के पैसे कम हो गए, तो तभी तो 10 शार्पनर कम खरीद पाया। ये लॉजिकली सोच पा रहे हो, बस इसमें ये लॉजिक प्रेजेंट है, इस प्रॉब्लम में यही अलग है। तो अगर आपने ये सोच लिया तो आपका आधा काम खत्म कि x इंटू पी इज इक्वल टू 10 इंटू वाई, ये मेन पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कि P पेंसिल ज्यादा ली तो उसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ चली गई, 10 शार्पनर कम खरीद पाया वो, मतलब 10 शार्पनर की कॉस्ट, या फिर ये बोल सकते हो जो 10 जो एक्स्ट्रा उसने पेंसिल्स ली डबल, वो शार्पनर के 10 शार्पनर्स के बराबर थी, 10 शार्पनर्स की कॉस्ट के बराबर थी, तो XP इक्वल टू 10y मिल गया। और एक और क्या पता है हमको, बहुत अच्छी क्वेश्चन एक ऑलरेडी पता है क्या, वन शार्पनर कॉस्ट इज 2 मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल। शार्पनर की कॉस्ट क्या है y, पेंसिल की क्या है x, तो एक इक्वेशन है अपने पास y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये अपने पास एक इक्वेशन और है, और एक ही हमने लॉजिकली बना ली। यहाँ तक समझ में आ गया पक्का, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी मेरे को क्या चाहिए, देखो क्या लिखा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटिटी बॉट बाय अरुण एंड आदित्य, क्या पेंसिल। तो दोनों ने पेंसिल कितनी ली है, देखो यहाँ पे दोनों ने पेंसिल टोटल कितनी ली है P प्लस 2P
3p, मुझे 3p की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू है ना। मेरे को p प्लस 2p मिनिमम चाहिए, तो मुझे p भी मिनिमम करना होगा। तो आप इन दोनों को देखो कैसे इक्वेट किया है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे xp, अगर मैं 10y को लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 0। ये समझ में आता है। अब देखना यहाँ से, यहाँ पे अगर अपन देखें तो y की वैल्यू बना सकते हो। यहाँ से क्या बनेगी, x इधर चला जाएगा, 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी 2 प्लस एक्स। वाई की वैल्यू हो गई 2 प्लस एक्स, उठा के यहाँ रख दो, x इंटू पी माइनस 10, वाई की वैल्यू हो गई 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब इधर देखो, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, एक्स पी माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 20 को इधर ले भेजा है, हाँ सॉरी 10x, 10x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 इधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स पी माइनस 10x इक्वल टू 20। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट। अब देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, p माइनस 10 इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये यही बस इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, यहाँ पे नया ये है कि x इंटू पी माइनस 10 20 है, और आपको p कम से कम रखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट 20 है, और x क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट है। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट है, और मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम रखना है। इसको इससे पेंसिल क्या होगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स इंटीजर होगी। ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसको अगर मुझे कम से कम मेंटेन रखना है तो दोनों का प्रोडक्ट 20 रखना है। तो मैं क्या रख सकता हूँ, x क्या ले सकता हूँ, x को मैं 20 ले लूँ और इंटू 1, 20 इंटू 1 क्या होता है 20। और अगर आपको कुछ भी लेना है तो ले सकते हो, 20 इंटू 1 क्या बनाना है, जो मर्जी हो, जो आपके माइंड में आ रहा हो। भाई सर अपन 4 इंटू 5 20 ले लेते हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 इंटू 5 20 लोगे तो p माइनस 10 की वैल्यू क्या हो गई, 5। p माइनस 10 अगर 5 है तो p कितनी हो गई, p माइनस 10 इक्वल टू 5 है तो p कितनी हो गई, p हो जाएगा 15। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे p माइनस 10 1 है तो p कितना होगा, p होगा आपका 11 होगा। तो आपको तो p क्या करना है, कम से कम रखना है ना, ज्यादा थोड़ी करना है। 15 तो 11 से ज्यादा है, तो मतलब और कोई प्रोडक्ट करोगे, उल्टा करोगे, जैसे मान लो आपने इसको ही उल्टा कर दिया कि इसको 1 ले लिया, इसको 20 ले लिया। क्या करा आपने, पेंसिल की कॉस्ट 1 रुपए ले ली और p माइनस 10 20 ले लिया, तो p कितना हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा और 30 हो जाएगा। तो हमको तो p मिनिमाइज करना है, तो p मिनिमाइज करना है तो उसका एक ही तरीका है कि 20 इंटू 1 लेके कर लो, सबसे बेस्ट। p माइनस 10 1 है तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 प्लस 1 11, और अगर p 11 है तो 3 इंटू पी चाहिए, 3 इंटू पी क्या बनेगा, 3p चाहिए ना, तो 3p बनेगा आपका 3 इंटू 11 दैट इज 33। ये आपका आंसर है। 3p की मिनिमम वैल्यू इज ऑप्शन ए दैट इज 33। आ गई बात समझ में। देखो नेक्स्ट, कैट 19, in a 6-digit number the sixth, that is the rightmost digit, is the sum of first 3 digits. The fifth digit is sum of first 2 digits. The third digit is equal to the first digit. The second digit is twice the first digit, and the fourth digit is the sum of fifth and sixth digits. सब digits के बीच में relation given है। Then the largest possible value of the fourth digit is, तो आपको 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, ले लो कोई भी 6 डिजिट का नंबर, ए बी सी डी ई एफ, ये अपन ने ले लिया लेट, ये 6 डिजिट का नंबर ही है। तो अब आराम से इक्वेशन बनाते जाओ। 6 डिजिट नंबर 6 दैट इज राइट मोस्ट डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट।
ये जो राइट मोस्ट डिजिट है एफ, ये क्या है? इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। फिफ्थ डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स। फिफ्थ कौन सी है? 1 2 3 4 5 ई। ई क्या है? ई है सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट, मतलब ए और बी का सम है। थर्ड डिजिट मतलब सी, थर्ड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, तो थर्ड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, ये भी दे दिया। सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस दी फर्स्ट डिजिट, मतलब बी की बात हो रही है, बी इज ट्वाइस दी फर्स्ट डिजिट, तो सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस दी फर्स्ट डिजिट। एंड फोर्थ डिजिट इज द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट। फोर्थ डिजिट है डी, दैट इज द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब ई प्लस एफ, ई प्लस एफ, ठीक है। देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्थ डिजिट इज। अब देखो इसको अगर आप लॉजिकली सोचो, भाई इतनी सारी इक्वेशन है, किसको कहाँ रखें, क्या सॉल्व करें, तो देखो ध्यान से अपन को क्या करना है, भाई इसको मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्थ डिजिट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डी को तो कहीं से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो तो मैक्सिमम चाहिए, तो डी मेंटेन रखना है अपन को। अब आप यहाँ पे ये देखो, एक ये डी और एक ये फर्स्ट वेरिएबल, इसको मेंटेन रखो, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ ए के टर्म्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि आपके पास एफ ई सी बी, इन सबको ए और डी के फॉर्मेट में देखते हैं अपन, तो देखो डी तो आपको बनाना ही है, अब डी तो आपको चाहिए, तो डी तो बना बेटा है ई प्लस एफ। अब ई और एफ को मैं बोल रहा हूँ ए के टर्म्स में बनाओ, बस ये टारगेट मेंटेन करो, ई एफ को ए के टर्म्स में। तो पहले अपन यहाँ पे देखें एफ क्या है, तो एफ है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा सी क्या है? ए के बराबर, तो सी की जगह ए रख दो, सी की जगह ए रख दिया। बी क्या है? 2a, तो बी की जगह 2a रख दो। a प्लस 2a प्लस ए, तो ये हो गया 4a, तो f की वैल्यू आ गई 4 है, 2 प्लस 1 4a, तो अपन ने क्या मिल गया, अपन को e की f की वैल्यू मिल गई 4a। d को मैं a के टर्म्स में लिखता जा रहा हूँ, तो ये अपन का f का काम हो गया। अब नेक्स्ट है e, e को तो आराम से लिख सकते हैं अपन a के टर्म्स में, क्योंकि b कौन है? 2a, और वो खुद आधा ई है, ई जो है वो ए है, तो ई की वैल्यू ए प्लस बी है, और बी है हमारा 2a, तो 2a प्लस ए बन गया 3a। हमने ई को भी 3a के टर्म्स में लिख लिया, ए के टर्म्स में, तो मेरा डी क्या बन गया? डी क्या बन गया भाई? 7a, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना लॉजिकली, डी आ गया 7 है। अब आपका ये नंबर था, ए ज्यादा से ज्यादा रखोगे, है ना, ए ज्यादा रखना है, नहीं डी ज्यादा रखना है, सॉरी, डी ज्यादा से ज्यादा रखना है, तो आप ए ज्यादा से ज्यादा रखोगे ना, डी को मैक्सिमम कैसे कर सकते हो? 7 को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए कौन है? ए तो एक सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो आप क्या ले सकते हो मैक्सिमम ए की? 9, तो 7 इंटू 9 क्या बन जाएगा? 63, पर वो पॉसिबल है क्या 2 डिजिट की वैल्यू? नहीं। तो ऐसा कोई डिजिट लोगे ना, ऐसा कोई वैल्यू लोगे जिससे डी मैक्सिमम बने, तो अगर आप ए की वैल्यू 2 भी ले लोगे तो भी 2 डिजिट का बन जाएगा, तो आपके लिए बचता ही सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ए की वैल्यू क्या ले लो? 1, क्योंकि जैसे ही आप 2 लोगे तो ये तो डी 2 डिजिट का हो जाएगा, डी 2 डिजिट का थोड़ी हो सकता है, तो जो डी है वो 2 डिजिट का नहीं हो सकता, तो डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 7, 7 इंटू 1 क्या होता है? 7, तो इनपुट क्या करना है आपको? 7, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। आ गई बात समझ में? क्लियर है? Look at the next question from CAT 24 based on linear equations. For some constant real numbers p, k, a, consider the following system of linear equation in x and y. तो अपन को सिस्टम दिया हुआ है दो इक्वेशन का। A necessary condition for the system to have no solution for x and y. No solution के लिए क्या कंडीशन है वो देखनी। तो अपने पास इक्वेशन है पी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 2, 3x प्लस के वाई इक्वल टू a।
तो भाई नो सॉल्यूशन। तो अपन को यहाँ पे पता है कि अगर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, इनके बीच में अगर नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कोएफिशिएंट की? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। ये क्लियर है, ये तो अपन को पता है। अब देखो क्या करना है, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाओ। a1 कंपेयर करो इक्वेशन को, तो a1/a2 मतलब p/3 इज इक्वल टू -4/k। y का कोफिशिएंट k, y का कोफिशिएंट -4 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/a। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें हर पॉसिबल पेयर देखें। तो पहले फर्स्ट टू देखें अपन। तो इसको अगर अपन देखें, ये दो फ्रैक्शन इक्वल है, तो p इंटू के क्या बन जाएगा? p इंटू के 3 इंटू 4 -12, p इंटू के -12 होना चाहिए, इक्वल टू लिखा है, 12 लेफ्ट में ले जाओ, तो p इंटू के प्लस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आप आंसर दे रहे हो पी के प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। तो पी के प्लस 12 इक्वल टू 0 है, डी ऑप्शन में के पी प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, पी इंटू के प्लस 12 तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट पेयर क्या बचा देखने के लिए, ये देख लो आप। p/3, p/3 के बारे में क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल टू 2/a, नॉट इक्वल टू 2/a। तो a इंटू पी प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा? 6, 6 को लेफ्ट साइड में ले जाओ। AP शुड नॉट बी, सॉरी, AP -6, AP -6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमारी बात समझ में? AP -6 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0, ठीक है। और AP +6 तो कुछ है ही नहीं, AP -6 है, तो अपन के ये दो ऑप्शन भी आउट हो गए। अब आंसर कौन सा होगा पर चेक तो कर लेते हैं। एक पेयर कौन सा बचा है? लास्ट वाला, वो देख लेते हैं। -4/k इक्वल टू 2/a, कौन सा साइन लगा हुआ है? नॉट इक्वल टू। तो ये क्या बन गया? -4a नॉट इक्वल टू 2k, या फिर 4a को इधर भेज दो, तो 2k प्लस 4a नॉट इक्वल टू 0। तो 2k -4/k नॉट इक्वल टू 2 -4a 2k, हाँ। तो 2k प्लस 4a इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं दिख रही मेरे को, ठीक है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 4 है, तो पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से डिवाइड करके। तो भाई डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को 2 से, तो क्या बचेगा? k प्लस 2a, और ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई k प्लस 2a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो अपन के पास अवेलेबल है ऑप्शन ए में, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वन फ्रॉम कैट 21। बेस्ड ऑन नंबर्स, हाउ मेनी 3-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when 3-digit numbers are arranged in the reverse order? तो ऐसे कितने 3-digit नंबर्स हैं 100 से ज़्यादा, जिनको अगर रिवर्स कर दें तो वो 198 से इंक्रीज हो जाएंगे? मतलब रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से 198 ज़्यादा है, तो ऐसे कितने होंगे, क्वांटिटी बतानी है। तो अपन जो 3-digit नंबर है उसको अपन ABC मान लेते हैं। तो ABC का फॉर्मेट बना लो। तो पहले ABC का फॉर्मेट बनाते हैं, तो अपन का बनता है 100A प्लस 10B प्लस C, ये 3-digit का नंबर है। अब इसका बोला है कि रिवर्स करो, अगर इसका रिवर्स कौन होगा?
CBA उसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा 100C 10B और A। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो इसका रिवर्स है ये रिवर्स है और ये ओरिजिनल है। क्वेश्चन बोल रहा है रिवर्स ओरिजिनल से, जब ओरिजिनल का रिवर्स करो तो रिवर्स ओरिजिनल से इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 198। तो मतलब रिवर्स और ओरिजिनल में डिफरेंस कितने का है? 198 का। पहले इतनी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आ गई बात समझ में? अब इसके आगे जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो। 100C माइनस सी तो कितना बचेगा? 99C। 10B माइनस 10B 0 हो जाएगा। A माइनस 100 है माइनस 99 है इक्वल टू 198। 99 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा C माइनस A 198। तो C माइनस A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 198 को 99 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2। तो ये आ गया अपना C माइनस A 2। मतलब जो आपने नंबर लिया है उसकी यूनिट डिजिट और 100 डिजिट का डिफरेंस 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं वो बताने। तो स्टार्ट हो जाओ बताना कि भाई C माइनस A की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 2। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं? 9 से स्टार्ट करो, सबसे बड़ा C 9 हो सकता है। 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2 और 7 माइनस 5। एक एक कम करते जाओ। 6 माइनस 4, 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 0। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटी है। अब आगे तो जा नहीं सकते इससे क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, डिजिट नेगेटिव नहीं होती। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, लास्ट वाले केस में A 0 है। क्या आपका 3 डिजिट नंबर जो आपने माना था उसमें A 0 हो सकता है क्या? नहीं तो वो तो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो ये वाला केस रिजेक्ट होगा। तो आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 वैलिड केस है। ये 7 वैलिड डिफरेंस है जो आप कंसिडर करोगे। लेकिन अपन को तो नंबर बताने कितने हैं, कितने ऐसे नंबर है। तो एक चीज अब जो ध्यान से देखना बताने जा रहा हूं कि देखो अपने पास C और A की कंडीशन पता है कि C और A का डिफरेंस बट 2 होना चाहिए। B के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, B इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। बस अगर आपको ये कंडीशन मेंटेन करनी है, कौन सी? रिवर्स ओरिजिनल से 198 ज्यादा हो, तो आप अपने C और A में डिफरेंस कितने का मेंटेन करना? 2 का। B का कोई भी लेना देना उससे है ही नहीं। तो मतलब B भी लेकिन एक डिजिट तो है, तो B अपने आप में वैल्यू क्या ले सकती है? 0 ले सकती है। 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकता है B। मतलब ध्यान से देखो, पहला केस अगर अपन देखें 9 और 7 का, तो ABC हमारा नंबर था। पहला केस है A7C9, A7C9। तो आपके नंबर क्या क्या हो सकते हैं? B की वैल्यू 0 ले लो, कम से कम 709, 719, 729 एंड ऐसे करते करते आप 799 799 तक जा सकते हो। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? ये 10 नंबर बन सकते हैं आपके। पहले केस से 10 नंबर बन सकते हैं, पहले केस से 10। तो सबसे ही 10 बनेंगे। तो 10 इंटू 7 डायरेक्ट क्या कर देंगे अपन? 70 इनपुट। तो अपने टोटल नंबर पॉसिबल है इंटू 7 करना है। इनपुट आंसर है 70 ऐसे नंबर होंगे। ये आपको बस क्लियर रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है।